इंटरनेशनल लॉ के एक कंसेप्ट को हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था, जो है हमारा एसाइलम, यानी कि अगर कोई भी पॉलिटिकल रेफ्यूजी को आप एक्टिव प्रोटेक्शन या शेल्टर देते हैं तो उसे एसाइलम कहा जाता है। वहीं पे इंडियन पीनल कोड 1860 में इसको हार्बरिंग के नाम से जाना जाता है। आज जो टॉपिक इंटरनेशनल लॉ का ही हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जो है हमारा एक्स्ट्राडिशन। एक्स्ट्राडिशन का मतलब होता है, अगर कोई भी देखिए, हर एक स्टेट के पास अपना होता है। अगर उसके स्टेट में कुछ भी होता है तो उसके पास जुडिक्शन होता है, वो कहीं पे भी जा सकता है और उसको एप्रीहेंड कर सकता है। इसी के लिए सेक्शन 48 सीआरपीसी का 1973 में बात करता है कि भी अगर कोई भी पुलिस ऑफिसर है जो कि लॉफुली एम्पावर्ड है किसी को अरेस्ट करने के लिए विदाउट वारंट के लिए, तो वो किसी भी जुडिक्शन में एंटर करके उस बंदे को अरेस्ट कर सकता है। ये हमारे पास सीआरपीसी में प्रोविज़न है। अपने स्टेट में अगर आप अपने स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर आपको एप्रीहेंड करना है, लेकिन प्रॉब्लम वहाँ अराइज हो जाती है जहाँ पर एक बंदा, एक क्रिमिनल, एक एक्यूज जो है, अगर वो कोई क्राइम करता है एक कंट्री में और दूसरी कंट्री में अगर वो चला जाता है, तो उसको आप वापस अपनी कंट्री में कैसे लाएंगे, इसके लिए जो कंसेप्ट है दैट इज़ कॉल्ड एज एक्स्ट्राडिशन। यहाँ पर ओपेनहाइमर ने इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। उन्होंने कहा कि भी एक्स्ट्राडिशन एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पर आप एक्यूज़ की डिलीवरी कर रहे हैं या कोई भी कन्विक्टेड इंडिविजुअल है, आप उस स्टेट में कर रहे हैं जिस टेरिटरी में वो एलिज्ड है कि उसने ये क्रिमिनल ऑफेंस किया है या वो कन्विक्टेड है। इसको एक्स्ट्राडिशन कहा जाता है। अब यहाँ पे हमें ये देखना है कि जब हम लोग एक्स्ट्राडिशन की बात कर रहे हैं तो इसके लिए हमारे पास क्या कोई और प्रोविज़न हमारे इंडियन लॉज में बात कर रहा है, क्योंकि एक्स्ट्राडिशन का जो कंसेप्ट है वो इंटरनेशनल लॉ में है। अब इसका मतलब, अगर आपके पास यानी कि अपने ही कंट्री के लॉज के पास अगर वो प्रोविज़न नहीं है, खैर अपार्ट फ्रॉम एक्स्ट्राडिशन, तो आप उसे लाएंगे कैसे? इसके लिए चैप्टर 7 जो है सीआरपीसी का 1973 का सेक्शन यहाँ पर 105 बात करता है, जहाँ पर कोई भी एक्यूज पर्सन अगर दूसरी कंट्री में चला जाता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, अगर उनके साथ उनका टाई अप है, तो वो जो एक्यूज पर्सन को समन करना है, अरेस्ट करना है, तो वो रेसिप्रोकल अरेंजमेंट रिगार्डिंग द प्रोसेस जो है वो सब सेक्शन 1 क्लॉज 2 में दिया गया है कि आप उसके द्वारा उस कंट्री में जाके उस बंदे को एक्स्ट्राडिट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमें ये चीज़ का ध्यान रखना है कि भी नॉन एक्स्ट्राडिशन जो है वो पॉलिटिकल क्राइम्स में नहीं होता है। और इसके लिए जो सबसे पहला हमारे पास जो आया जिसमें ये लॉकडाउन हुआ, वो था आपका फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 का। यहाँ पर एक लीडिंग केस आया री कैस्टियोनी का 1891 में, जहाँ पर पॉलिटिकल क्राइम के लिए उन्होंने मना कर दिया कि भी ऐसे कोई अगर क्राइम है तो इस बंदे को हम एक्स्ट्राडिट नहीं करेंगे। यहाँ पर एक्स्ट्राडिशन एक आदमी का किया जाना था जिसका नाम था कैस्टियोनी, और वो उनको स्विस गवर्नमेंट ने डिमांड किया था। कैस्टियोनी जो है वो एक्यूज था, उन्होंने एक मर्डर किया था अपने स्टेट काउंसिल के मेंबर का जो कि कैंटोन था टेसेनोट का। यहाँ पर पॉलिटिकल डिसकंटेंट ऑलरेडी उसके नेशन में पहले से ही चल रहा था। एक आर्म्ड मॉब जो थे उन्होंने अटैक किया यहाँ पर स्टेट म्यूनसिपल पैलेस में, और उन्होंने स्टेट काउंसिल के एक मेंबर को भी मार दिया। और ये क्लियर था कि भी ये जो गन शॉट हुआ है ये कैस्टियोनी के द्वारा हुआ है। लेकिन यहाँ पर क्वींस बेंच ऑफ इंग्लैंड के सामने जब ये केस पुट ऑफ हुआ तो उन्होंने कहा कि भी ये एक पॉलिटिकल क्राइम है जिसके लिए हम एक्स्ट्राडिट नहीं कर सकते हैं। वहीं पे अब हम लोगों को इस केस को यहीं पे ड्रॉप करते हुए आगे ये देखना है कि भी एक्स्ट्राडिशन के लिए ऐसे क्या क्या कंडीशंस है जहां पर आप एक्स्ट्राडिशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर पहला कहता है कि भी अगर कोई पॉलिटिकल क्राइम है तो एक्स्ट्राडिशन नहीं होगा, अगर कोई भी मिलिट्री क्राइम है तो एक्स्ट्राडिशन नहीं होगा, अगर कोई रिलीजियस क्राइम है तो कोई एक्स्ट्राडिशन नहीं होगा। फोर्थली बात करता है रूल ऑफ स्पेशलिटी का। इसको हम लोग एक केस से देख लेते हैं जो कि केस 1886 में यूएस वर्सेस राउशर का केस आया। रेस्पोंडेंट को एक्स्ट्राडिट किया जाना था अमेरिका के द्वारा इस ग्राउंड पे कि भी उस बंदे ने शिप में एक सर्वेंट को मारा, और जो फेलोशिप उसके साथ में जो बंदा काम कर रहा था उसको मारा इस बंदे ने। लेकिन अमेरिका में राउशर को ट्राई किया गया ग्रीवियस हर्ट के लिए, और जो बंदा था
उसका नाम था जेनसेन। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ अमेरिका ने कहा कि भी जिस पर्सन को आप ला रहे हैं हमारे जुडिक्शन के अंदर, तो कोर्ट जो है वो एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी के द्वारा बाउंड है। यहाँ पर उन्होंने कहा कि भी वो स्पेसिफिक ऑफेंस के लिए ही उसको ट्राई किया जाएगा जिसके लिए उसको एक्स्ट्राडिट किया जाता है। तो रूल ऑफ स्पेशलिटी का मतलब है कि भी जब एक एक्यूज को एक्स्ट्राडिट किया जाता है तो जो भी रिसीविंग स्टेट है उसको ट्राई उसी स्पेसिफिक ऑफेंस के लिए करना है जिसके लिए एक्स्ट्राडिशन मांगा जा रहा है। फिर आ जाता है सेम जो ये लॉ है रूल ऑफ स्पेशलिटी का, ये इंडिया में भी प्रिवेल करता है। फिफ्थली कहता है कि डबल क्रिमिनलिटी होना चाहिए। डबल क्रिमिनलिटी का मतलब जो भी स्पेसिफिक ऑफेंस है जिसके लिए एक्स्ट्राडिशन आप मांग रहे हैं, वो स्टेट जो आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं जिससे आप मांग रहे हैं, दोनों स्टेट्स में। यहाँ पे ये ध्यान रखने की बात है, मैं जो स्टेट यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ पर स्टेट आर्टिकल 12 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाली बात नहीं कर रहा है। यहाँ पर स्टेट इंटरनेशनल लॉ के टर्म्स में कंट्री की बात कर रहा है। तो यहाँ पे कहता है कि भी जो स्टेट रिक्वेस्ट कर रहा है जिस कंट्री के साथ, वो स्पेसिफिक ऑफेंस दोनों कंट्रीज में सेम होने चाहिए, तभी यहाँ पर वो डबल क्रिमिनलिटी में आएगा। फिर बात आता है प्रमा फसाई केस का, और यहाँ पर हमारे पास एक और 1963 का तारासोव एक्सट्रेडिशन का एक केस है जहाँ पर एक्यूज को डिस्चार्ज किया गया कोर्ट के द्वारा कि उस बंदे के यहाँ पर कोई प्रमा फसाई केस उसके खिलाफ नहीं हो पाया, तो इसीलिए कोर्ट को उसको रिलीज़ करना पड़ा। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है कि भी एक फॉर्मल रिक्वेस्ट जब तक एक्स्ट्राडिशन के लिए नहीं आएगा तब तक आप एक्स्ट्राडिट नहीं करेंगे। एट्थली कहता है कि कंडीशन जो एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी में मेंशन्ड है उसे कंप्लाई करना ज़रूरी है। इसके बाद यहीं पे हमारे पास एक केस आता है 1911 का, जो कि सरवरकर का केस है। सरवरकर जो थे इंडियन रेवोल्यूशनरी थे, उनको इंडिया में लाया जाना था क्योंकि यहाँ पर उनको प्रोसिक्यूट करना था। जब शिप पोर्ट ऑफ मार्सलीज में आया तो सावरकर को भागने का मौका मिल गया और वो भाग के चले गए। एनी हाउ फ्रेंच गवर्नमेंट को ये बंदा मिला और इसके जो कैप्टन थे उन्होंने बाय मिस्टेक ब्रिटिश गवर्नमेंट को उनको हैंड ओवर कर दिया। अब यहाँ पर बाद में फ्रेंच गवर्नमेंट ने ब्रिटिश गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करा कि आपको बाय मिस्टेक हम लोगों ने डिलीवर कर दिया, इवन दो एक्स्ट्राडिशन की जो ट्रीटी है इट वाजंट कंप्लाइड थॉरली। तो यहाँ पे जब ये मैटर कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में गया तो उन्होंने परमानेंट जो कोर्ट था यहाँ पे उन्होंने ये कहा कि भी एक बार इंटरनेशनल लॉ ये नहीं कहता है कि भी ऑब्लिगेशन रिटर्न करने का भी है, हमारा काम सिर्फ एक बार देने का था, वो हमने आपको एक बार दे दिया, यानी कि वंस एक्स्ट्राडिटेड इज कंप्लीट इन इटसेल्फ। तो यहाँ पर उन्होंने इसलिए ये बंदा जो है यहाँ पर भी बच गया। यहाँ पर नाइन्थली पॉइंट बात करता है कि जब कोई एक्यूज्ड है, कोई भी पर्सन अगर एक्यूज्ड है, उसने जो क्राइम कमिट किया, ये ज़रूरी नहीं है वो क्राइम सीन पे अवेलेबल हो। जैसे हम लोगों ने अपना सेक्शन 128 क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में भी देखा कि क्राइम सीन पे ज़रूरी नहीं है जो कॉन्स्पिरेटर हो वो प्रेजेंट हो। सेम यहाँ पर भी एक्स्ट्राडिशन के कंडीशंस में भी कहता है कि अगर जिस बंदे ने क्राइम अगर किसी कंट्री में अगर कमिट किया है, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट ही मस्ट बी प्रेजेंट एट द क्राइम सीन। टेंथली बात करता है कि जब तक बायलेटरल ट्रीटी नहीं होगा, बायलेटरल ट्रीटी का मतलब जब तक कि फॉर्मल ट्रीटी ना हो, सिंपल एग्रीमेंट या नोटिफिकेशन होगा तो नहीं माना जाएगा। यहाँ पे हम सबको भी एक और पता है, हमारे पास एक केस है 2002 का, मोनिका बेदी, सबने उनको देखा होगा, फिल्म इंडस्ट्री से इनका ताल्लुक था, और अबू सलेम थे जिनको ये पोर्टुगीज़ में चले गए थे। चार्जेस था इनके ऊपर कि इन्होंने फॉल्स डॉक्यूमेंट रखा था और उस कंट्री में इलीगली इन लोगों ने एंट्री किया था। इनको वापस इंडिया में एक्स्ट्राडिट किया गया ताकि इन पे ट्रायल जो था वो आगे कॉन्स्टिट्यूट किया जाए, क्योंकि इन पे चार्जेस जो थे वो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ का था, इंक्लूडिंग एक्सटॉर्शन प्लस पोजेशन ऑफ फायर आर्म्स का। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक्स्ट्राडिशन के टॉपिक को डिस्कस किया कि भी इंटरनेशनल लॉ में वो किस हद तक इम्पोर्टेंट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।